हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल ऐप। देखिए, प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, उनसे वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फ्रेम में पता हो दूसरे फ्रेम में कैसे पता करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कैसे पता करते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, काल वृद्धि, टाइम डायलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। जनरली आपके ये जो भी मैंने बताया अभी, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, सिलेबस में तो सारा ही है, तो बट ये चीज़ें आएगी तभी आगे वाला पोर्शन हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। अब सुनिए, हम लोगों को यहाँ पे चल के एक बात समझ आई थी कि एक फ्रेम है, कोई भी फ्रेम है एस, और एक दूसरा फ्रेम है एस डैश, तो दोनों के अंदर x, y, z और टाइम इवन टाइम भी डिफरेंट होता है। ये बात समझ आई थी ना हम लोगों को कि एक में टाइम t है तो दूसरे में t डैश होगा, और जरूरी नहीं कि वो t डैश और t हमेशा सेम हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सेम हो भी सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई थी। तो इसका मतलब है कि अभी किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट अगर आपको बताना है तो आपको 4 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, x, y, z एंड t। 4 चीज़ों से किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी पड़ेगी। मतलब आप जब बताते हैं ना कि एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है 2,3,5, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, 2,3,5 पर है ना। लेकिन अब आपको इसके साथ में टाइम भी बताना पड़ेगा कि आपके कौन से टाइम पर बात कर रहे हो, कि कौन से टाइम पर ये होगा। मतलब साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कि t इक्वल टू मान लो 2 सेकंड पे मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये 2 सेकंड पे हो रहा है, कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 2,3,5। मतलब आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे फ्रेम में टाइम डिफरेंट होता है, तो टाइम इज 4th कोऑर्डिनेट। चौथा जो निर्देशांक आपका कौन है, टाइम है। तो आपके पास में 4 निर्देशांक हो गए, अब 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब 4 वेक्टर हो गए, 4 डायरेक्शन हो गए ना, x, y, z और टाइम, 4 डायरेक्शन हो गए। इसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता कि x इधर जा रहा है, y इधर जा रहा है, z इधर जा रहा है, टाइम किधर बनाओगे आप, तो टाइम को ऐसे शो नहीं कर सकते, लेकिन 4 डायरेक्शन हो गए, 4 कोऑर्डिनेट हो गए। आई बात समझ में? कितने कोऑर्डिनेट हुए? 4 कोऑर्डिनेट हुए, 4 निर्देशांक हो गए। तो जो 4 कोऑर्डिनेट वाला जो स्पेस है ना, पहले तो 3 डायमेंशन ही पढ़ते थे ना, अब 4 कोऑर्डिनेट हो गए, टाइम भी आ गया, तो इसको बोलते हैं 4 वेक्टर स्पेस। 4 वेक्टर स्पेस, चतुर्विम आकाश। फोर वेक्टर स्पेस, 4 वेक्टर स्पेस, चतुर्विम वेग, वेग नहीं सॉरी, आकाश। फोर वेक्टर स्पेस या 4 डायमेंशनल स्पेस, चतुर्विम आकाश, 4 वेक्टर स्पेस। मतलब आप जिस दुनिया की बात कर रहे हो ना, आप उस दुनिया में, मतलब उस फ्रेम में, दुनिया मतलब फ्रेम, स्पेस में, उस स्पेस में 4 कोऑर्डिनेट से हम लोग चीज़ों को मेजर करेंगे। 4th कोऑर्डिनेट इज टाइम। ठीक है। और इसमें लिखने का एक तरीका भी अपना, इसका अपना एक तरीका लिखने का, वो ऐसे है कि x अपने पास क्या कोऑर्डिनेट, 4, y, z और t है ना, ये ना, तो आप इनको x, y, z और t नहीं लिखोगे। एक पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको कि आप x, y, z और इसको केवल t नहीं लिखोगे, आप इसको लिखने का एक तरीका बनाया गया। इसको हम लोग I C T लिखते हैं। I क्या है, आयोटा है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मतलब आप जब भी यहाँ पे बनाओ ना, तब आप केवल ये नहीं, I, C और T ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। ये क्या है, दूरियां है ना, डिस्टेंस है, इसको भी दूरी बनाना था। चौथे कोऑर्डिनेट को भी हम लोग दूरी की फॉर्म में रखना चाहते थे, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो उसको दूरी बनाने के लिए c इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और आयोटा जो किया गया उसके पीछे कोई डिफरेंट लॉजिक है, अभी समझ में नहीं आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है।
तो इसको किस तरीके से किया गया, इसको मतलब जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स वाई जेड एंड आई सी टी लिखोगे। आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड एंड आई सी टी। ये हो गया 4 डायमेंशनल स्पेस। चतुर्विम जो आकाश है उसमें कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड एंड आई सी टी, ऐसे होगा। मतलब इसमें टाइम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कुल मिला के बात ऐसा है। बट टाइम की इंफॉर्मेशन आई सी टी की फॉर्म में देना, आयोटा सी इंटू टी। क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मतलब एक निर्देश तंत्र में, एक आकाश में ये ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे, दूसरे में होंगे एक्स डैश वाई जेड टी जेड डैश और आई सी और टी डैश। ठीक है ना, क्लियर है। टी और टी डैश में चेंज करना तो हम लोग पहले सीख लिए थे, लेकिन अब इनको लिखेंगे कैसे, लिखना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनका एक पैटर्न बना रखा है इन्होंने, ये से। दूसरी चीज समझो, ऐसा तो हो गया। अब देखो x जो है इसमें 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसमें x को x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे x1 पहला कोऑर्डिनेट, y को x2 दूसरा कोऑर्डिनेट, ये x3 थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसमें ये होगा i इंटू सी इंटू टी, ये है चौथा कोऑर्डिनेट। केवल t नहीं होता, आई सी टी होता है पूरा ना, लिखने का तरीका ऐसा है। तो ये हो गया चौथा कोऑर्डिनेट x4। चमका। इसी तरीके से अगर डैश वाले फ्रेम में है तो डैश वाले फ्रेम में ऐसा रहेगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और आई सी टी डैश। इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे, ये है x1 लेकिन डैश के साथ में, x2 डैश, x3 डैश और x4 डैश। क्लियर है, चमका। ऐसा है, मतलब x1 2 3 4 से 4 कोऑर्डिनेट है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 से लिखेंगे। क्लियर, आगे चलिए। मतलब कहीं पे x4 लिखा हुआ, इसका मतलब आपको ये समझना आई सी टी, x4 डैश लिखा हुआ, इसका मतलब आई सी टी डैश की बात कर रहा हूँ, x3 डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ जेड डैश की। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस को ऐसे लिखते थे, ऐसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। ये बात समझ में आती है कि नहीं, 3 कोऑर्डिनेट में 3 डायमेंशन में ऐसे लिखते थे हम लोग। अगर ओरिजिन से अगर किसी की दूरी निकालनी होती थी, किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती थी किसी मूल बिंदु से, तो हम एस इक्वल्स टू डी लिख दो, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन वो कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। अब 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट भी आएगा यहाँ पे। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, आई सी टी का स्क्वायर। चमका, क्लियर है कि नहीं, ये बात चमक रही है ना, ऐसा आएगा। और इससे फाइनली क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आयोटा का देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये माइनस आ गया। ये है डिस्टेंस। क्लियर है, चमक रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको x1 x2 x3 x4 की टर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एस इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ, एस इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये आएगा एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर को तो x1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट को x1 बोलते हैं, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है तो x2 का स्क्वायर होगा, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 का स्क्वायर होगा, और ये चौथा कोऑर्डिनेट है तो x4 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 4 वेक्टर स्पेस में। तो चतुर्विम आकाश के अंदर दूरी नापने का फॉर्मूला ये रहेगा। दूरी ऐसे लेंगे हम लोग, डिस्टेंस मेजर करनी है ना बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ये इसका रिजल्ट ऐसे मिलेगा अपने को। ठीक है, क्लियर है, अरे बात समझ आए ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ x, कुछ भी i लिख लो, म्यू लिख देता हूँ, म्यू का वैल्यू 1 से 4 तक, स्क्वायर सॉरी, समझते हो ना समेशन,
1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा, प्लस 3 रखूँगा ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज़ जैसे ऐसा है कि इसके अंदर एक निर्देश तंत्र में ये जो 4 वेक्टर स्पेस का जो दूरी है एस स्क्वायर और दूसरे फ्रेम में दोनों में बराबर बराबर रहेगा। मतलब एक फ्रेम में एस स्क्वायर और दूसरे फ्रेम में एस डेस स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ये दोनों फ्रेम में दोनों बराबर रहेंगे। एक में एस या एस डेस एस, अच्छा हम फ्रेम को बोले थे, इसको स्मॉल एस से लिख लो। एक काम करो आप, ये जो भी एस लिख रहे हो ना आप इसको स्मॉल एस से भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोट्स में मुझे याद नहीं है मैंने किससे लिख रखा है, मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप फ्रेम से कंफ्यूज ना करो। एस फ्रेम से लिखते हैं ना हम लोग, एस को भी फ्रेम से, फ्रेम को भी एस से लिखते हैं, तो ऐसे मतलब एक निर्देश तंत्र में एस स्क्वायर और दूसरे निर्देश तंत्र में एस डेस स्क्वायर, वो दोनों बराबर रहेंगे। मतलब एस स्क्वायर का मतलब ये हो गया समेशन ऑफ एक्स म्यू स्क्वायर, म्यू इक्वल टू 1 to 4, और दूसरे निर्देश तंत्र में आएगा समेशन म्यू डेस आएगा यहाँ पे एक्स डैश, ये क्या आएगा बराबर रहेगा। आ गई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है? ये मैंने स्मॉल एस से लिख रखा है, कैपिटल एस से, ये मैं बता देता हूँ। नोट्स के अंदर जो मैंने लिख रखा है इसको कैपिटल एस से लिख रखा, तो जैसे लिख रखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा था कि कंफ्यूज ना करो आप कि फ्रेम को भी एस से लिख रहे थे अपन, ठीक है? उस चीज़ से लेके। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आपका 4 वेक्टर स्पेस जो था चतुर्विम आकाश, उसमें हम लोग दूरियों को इस तरीके से लिखते हैं, और एक निर्देश तंत्र में और दूसरे निर्देश तंत्र में जो दूरियां होगी डिस्टेंसेस 4 वेक्टर्स में वो सेम रहेगी, ठीक है ना? 4 वेक्टर्स में। क्लियर है? अब देखो, अब जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे ना हमने पहले, लोरेंज रूपांतरण, वो पहले 3 डायमेंशन में लिखे थे, अभी उनको 4 डायमेंशन में लिखने का तरीका बताता हूँ। 4 डायमेंशन में लिखने का मतलब ये है कि x1, x2, x3 और x4 के पदों में, इनके टर्म्स में, पहले हम लोग x, y, z और t के टर्म्स में लिखते थे, अब लिखना है उनको x1, x2, x3, x4 के टर्म्स में। तो देखो लिखते हैं अपन कैसे। पहले x डेस क्या था, x माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है? एक चीज़ तो हम लोग, पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। एक चीज़ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये y डेस है, ये हो जाएगा y, z डेस था वो z आएगा, t डेस तो था t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले थे अपने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के। इनको x1, x2, x3, x फॉर्म के टर्म्स में रखना है इनको, है ना? जैसे x को x1 रखना है ऐसे। एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं तो इनको छोटा बनाने का एक तरीका निकाला गया। एक चीज़ तो जैसे v बाई सी को है ना, ये लोग बीटा लिख लेते हैं ताकि छोटा बन जाए फॉर्मूला। एक ये जो लिखा हुआ है ना, ये रूट वाला, तो इसमें एक चीज़ जैसे कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको लिख दिया गामा। क्या लिखा? गामा, इसको, ठीक है? अभी यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखो, इनको 4 वेक्टर स्पेस में चेंज करो, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, पहले टर्म को। तो पहले टर्म को देखो क्या है, x है, x को तो x1 लिखते हैं ना, पहला कोऑर्डिनेट है, तो ये है पहला कोऑर्डिनेट, डेस के साथ में लिखा हुआ तो डेस कर दिया। दूसरा इधर x लिखा हुआ तो x को मैं कर दूं x1, ठीक है? x1 डेस था, ये x1 है ये, ठीक है ना? अरे x1 है, y x2 है, ऐसे ही ना, पहला दूसरा कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। इधर है माइनस v t। अब t तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट नहीं है, हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट है वो ICT है। ICT को हम लोग लिखते हैं x4, तो मैं इसको ICT बनाना चाहता हूँ। तो ICT बनाने के लिए देखना मेरा जुगाड़ क्या करता हूँ मैं, एक तो c आना चाहिए यहाँ पे, तो c से मल्टीप्लाई कर दिया, c से डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये काम तो ये कर दिया। दूसरा आयोटा भी आना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, आयोटा आना चाहिए ना यहाँ पे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, फिर दोबारा और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा, जो कि गड़बड़ करेगा इसमें, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, अपॉन जो नीचे वाला है, अपॉन ये तो है 1 अपॉन रूट 1,
तो 1/रूट वाला ये क्या हो जाएगा, गामा, तो इसको तो लिख दो गामा। ये पूरा क्या बन गया, गामा। मतलब वापस से वही बन जाना चाहिए। देखो क्या है, ये x1 है माइनस ये आयोटा सी टी, आयोटा सी टी, एक तो ये रह गया। और पहली चीज तो ये, इसको सोल्व करने पे वापस ये मिल गया, तब तो मैंने ठीक किया। देखो किया है कि नहीं, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर करूंगा तो माइनस आएगा, तो वो माइनस वापस लग जाएगा, तो वापस आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने कुछ चेंज किया वो जुगाड़ बनाने के लिए कि मुझे x4 बनाना, तो x4 के लिए ICT बनाना पड़ेगा मुझे, तो ICT बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। अब देखो इसको ICT बना दियो, ICT ये एक जगह पे लिख दिया मैंने, ये वाला एक जगह पे लिख दिया, और बचा आयोटा v/c। तो आयोटा v/c को हम लिखते हैं बीटा, v/c को बीटा लिखते हैं ना, ये हो गया। और ये बाहर गामा आ गया, ये आगे देखो गामा बाहर, x1 माइनस आयोटा बीटा, ये x4 है, और ये आ गया x1 डैश। तो ये लो मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, x1 x2 x3 x4 के टर्म में लिखना था मुझे, ये लिख दिया ऐसे। देख लो ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे ICT बनाने के लिए ये जुगाड़ किया, ठीक है। दूसरा y वाला देखो, y वाला, y में तो सिंपल सा है, y डैश है तो y डैश को x2 बोलते हैं ना, y को x2 बोलते हैं, तो x2 का डैश है और इधर x2 है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया। z वाला, z को x3 बोलते हैं, तो x3 डैश और इधर x3। इसमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। टी वाले में चलो, टी वाले में, अब टी तो कुछ होता नहीं है, ICT होता है ना, तो इसको IC से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी IC से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको IC से मल्टीप्लाई करो, ICT डैश हो गया ये, इधर भी IC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ICT माइनस ICV/c स्क्वायर x, और नीचे जो है ये 1/1 है, तो ये गामा है एक तरीके से, ठीक है। ये ICT डैश क्या होगा, x4 डैश होगा क्या ये, अरे ICT x4 होता है, ICT क्या होता है, x4 होता है, ICT डैश x4 डैश माइनस एक c से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा बचेगा, और v/c होता है बीटा, और x को क्या होता है, x तो होता है x1 है, x y z ये वाला x है ये, तो x पहला कोऑर्डिनेट है, तो इसको लिख दो x1, तो ये आ गया भैया अपने को। मेहनत किस में करनी पड़ी है, मेहनत जो करनी पड़ी है वो x डैश को और y t डैश को, इन मतलब पहले कोऑर्डिनेट x1 को और दूसरे फोर्थ कोऑर्डिनेट, चौथे कोऑर्डिनेट को पहले कोऑर्डिनेट को चेंज करने में करना पड़ा। इन दोनों में तो डायरेक्ट ही हो गया, तो कुछ नहीं किया हमने, इसको x1 किया है, इसको ये x1 डैश हो गया, ये x1 हो गया। टाइम वाले को ICT बनाना अपने को, तो ये ICT बनने के बाद में ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया, ठीक है। क्लियर है, जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो एक बार इसको घुमा के वापस देख लेना रिप्ले करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, चमका। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स का हो गया, 4 वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं, चतुर्विम आकाश में। पहले तो हमने ये बात की थी कि अलग अलग स्पेस में टाइम कैसे होगा, कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, वेलोसिटी कैसे होंगी। अब हम लोग पर्टिकुलर 4 वेक्टर स्पेस के अंदर उन कोऑर्डिनेट्स को लिख रहे हैं कि x1 उसको x y z मत बोलो, आप उसको x1 x2 x3 बोलो, और चौथे कोऑर्डिनेट को t मत बोलो, आप उसको ICT बोलो, जिसको x4 बोलेंगे। तो x1 x2 x3 और x4 को हम लोग लिखें कैसे, तो उनको लिखने का तरीका देख लिया, फिर उनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी उनको x1 x2 x3 x4 की टर्म में कैसे लिखे, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ की है हमने। और यहाँ से टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार, कितना बचा है, 10 मिनट बचे हैं। क्लियरिटी तो आ रही है कि नहीं आपके, क्लियरिटी आ रही ना, है ठीक है। इससे बेहतर हो सकता है क्या, एक सेकेंड, फोकस्ड है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब देखो इससे बेहतर, हाँ अब ये जो इक्वेशंस आए ना, इन इक्वेशंस को हम लोग 4 इक्वेशंस, आपको ये पता ना, इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो
एक सेकंड, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, सॉरी प्लस आ गया था ना यहाँ पे, अरे प्लस हो गया था, ये प्लस है, ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है। हाँ, तो इन चारों इक्वेशन को देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैं इन इक्वेशंस को दोबारा लिखता हूँ। x1 डैश इक्वल्स टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ठीक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, गामा x1, x2 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, x2 है नहीं तो x2 इंटू 0, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है, प्लस 0 इंटू x3 भी नहीं है ना, x3 भी नहीं है, x4 है, तो गामा को मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा गामा बीटा x4। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो दोनों वापस हट जाएंगे, गामा कॉमन आएगा तो वापस से ये बन जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ एक्चुअल में, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं चारों कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूँ, x1 x2 x3 x4 सारे आए हैं इसमें, ठीक है। तो मैं सारे इस तरीके से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है x1 का, x1 डेज वाला, x2 डेज का देखो, सिंस x2 डेज क्या होता है, x2 होता है, इसको भी मैं चारों की फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, x2 डेज इक्वल्स टू, x1 नहीं है तो x1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 2 है, x3 भी नहीं है ना तो x3 इंटू 0, x4 भी नहीं है तो x4 इंटू 0। ये दूसरी इक्वेशन बना ली मैंने, वापस से ये तीन तो हट जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड जो इक्वेशन है वो है x3 डैश इक्वल्स टू x3, इसको भी बना सकता हूँ, x3 डैश इक्वल्स टू 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस x3 तो है ये, प्लस 0 इंटू x4। मतलब जो नहीं है ना, जो टर्म है ही नहीं, उनको 0 से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं इनको चारों के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा उसमें जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। और लास्ट का इक्वेशन था ये है, लास्ट का x4 डैश इक्वल्स टू गामा x4 माइनस आयोटा बीटा x1, ऐसा ही है, ये ऐसा है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ठीक तरीके से लिखता हूँ, दूसरे तरीके से, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा लिख लेता हूँ। इस टर्म को x1 वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो ये गामा मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा आयोटा गामा बीटा x1, ये मल्टीप्लाई होकर जो टर्म बनेगा वो पहले लिख दिया मैंने। फिर x2 तो है नहीं ना इसमें, तो 0 इंटू x2 कर दो, और x3 भी नहीं है तो 0 इंटू x3 कर दो, x4 गामा इंटू x4, गामा इंटू x4 ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा मैं इनको इस वे में एडजस्ट कर रहा हूँ कि x1 x2 x3 x4 सब आ जाए इसमें, जो नहीं है वो तो 0 है तो उनको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशन का हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना जानते हो ना इक्वेशन से, 4 इक्वेशन है, इनका मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ। देखो मैट्रिक्स फॉर्म कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड में ये है डैश वाले, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, कॉलम मैट्रिक्स बन गया, इनटू राइट साइड में एक तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। कॉलम मैट्रिक्स में 4 वेरिएबल कौन है, x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4, x1 x2, तो x1 x2 x3 x4 में है ये, तो x1 x2 x3 x4, एक तो ये बन गया। दूसरा यहाँ पे 3 क्रॉस